हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अभी तक हमने पढ़ा जे थॉमसन मॉडल पढ़ा पहले हमने, सबसे पहले वो फेल हो गया। सेकंड हमने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल, वो भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है उसने बताया, लेकिन वो एनर्जी लूज कर सकता है मैक्सवेल ने कहा, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी नहीं दे पाया। फिर हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर्स मॉडल। डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर्स मॉडल, मतलब कुछ डेवलपमेंट्स का यूज़ किया बोर्स ने, फिर अपना मॉडल बनाया। तो दो डेवलपमेंट का उसने यूज़ किया था। फर्स्ट था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें की आती है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जो कि पार्टिकल नेचर बताती है, जो कि हमने स्टडी किया था कल। आज हम स्टडी करने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये दोनों चीज़ों का यूज़ करके, इन दोनों डेवलपमेंट्स का यूज़ करके नील बोर्स ने अपना बोहर्स मॉडल डेवलप किया। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी हमने कर लिया है। आज हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम करना है डिटेल में, फिर हम स्टार्ट करेंगे बोहर्स मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम से। तो चलो साथ में सीखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। हेडिंग डाल लो एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक एंड स्पेक्ट्रम दो वर्ड है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसी के बाद पता लगेगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं स्पेक्ट्रम की। पैटर्न ऑफ लाइट obtained after dispersion is called स्पेक्ट्रम। अब डिस्पर्सन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। अब देखो, कभी भी हम लाइट को प्रिज्म से पास कराएंगे और उसको स्पेक्ट्रोमीटर पे देखेंगे तो हमें डिफरेंट कलर्स दिखेंगे। रेनबो के केस में क्या होता है? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये कलर्स हमें दिखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। और किस चीज से मेजर होता है ये? स्पेक्ट्रोमीटर से। स्पेक्ट्रोमीटर में हम इसको मेजर करते हैं, देखते हैं, नोटिस करते हैं स्पेक्ट्रम को। तो पैटर्न ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्पर्जन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो लाइट जब डिस्पर्स हुई, डिस्पर्स क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। जब स्प्लिट हुई तो अलग अलग कलर्स में टूटी, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम दो तरह के हो सकते हैं। स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम,
कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कि कोई गैप नहीं आता, जैसे विबग्योर रेनबो जो होता है हमारा, उसमें कोई गैप नहीं होता कलर्स के बीच में। लिखो नो गैप बिटवीन कलर्स। इसका एग्जाम्पल है रेनबो। रेनबो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। सेकंड होता है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जिसमें कि गैप होता है कलर्स के बीच में, गैप बिटवीन कलर्स। इसके एग्जाम्पल हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। तो हमें पता लग गया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। और स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो पैटर्न ऑफ लाइट आता है डिस्पर्सन के बाद। तो चलो पढ़ते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम को। हेडिंग डालें एटॉमिक स्पेक्ट्रम और देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसको फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है और लाइन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। अब फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है और लाइन स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है? जैसे कि हर एक इंसान की अलग फिंगरप्रिंट्स होती हैं, वैसे ही हर एटम का अलग लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो हम मान लो किसी भी एटम का लाइन स्पेक्ट्रम देखेंगे और उसकी जो पैटर्न ऑफ लाइट आएगी उसको देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा एटम है ये भी दो टाइप का होता है। अब आप इसके टाइप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं। दो टाइप का होता है ये भी, एमिशन स्पेक्ट्रम फर्स्ट है एमिशन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एक एटम है, अगर उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दे तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट, जो पहले जिस स्टेट में होता है उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। जो पहले सोडियम होता है नॉर्मल कंडीशन में उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। जब किसी भी एटम को हम एनर्जी दे देते हैं तो वो एक्साइट हो जाता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद। मान लो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब वो एनर्जी रिलीज करेगा जब दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब ये नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर में देखेंगे और पास कराएंगे तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा और दो वेवलेंथ आएंगी 5896 एंड 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि येलो कलर की होंगी। ये केस है सोडियम का। तो कभी भी हम सोडियम को एक्साइट करवाएंगे और जब उसका स्पेक्ट्रोमीटर में डायग्राम बनाएंगे तो दो वेवलेंथ आएंगी 5896 एंड 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग की, जो कि येलो कलर की होंगी। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि येलो कलर की दो वेवलेंथ आ रही हैं जिसकी वैल्यू ये है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो सोडियम है। इसलिए इसको कहते हैं फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि फिक्स होती है हर एक एटम की। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? एनर्जी एमिट करता है और येलो कलर का आता है। सेकंड होता है बी
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें क्या होता है, इसमें मान लो हमने एक मीडियम में सोडियम लिया है, यह सोडियम, और हमने लाइट पास करवाई, और उसके बाद हमने स्पेक्ट्रोमीटर में देखा, तो हमें दो ब्लैक लाइंस दिखेंगी, 5896 पे ही और 5890 पे ही, जो कि ब्लैक कलर की होंगी। मीन्स जब लाइट आ रही थी, इसने ये दो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली, और ये वाले कलर नहीं दिखेंगे, येलो कलर नहीं दिखेगा वहाँ पे, क्योंकि ये वाली वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब कर ली। तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे कौन सी कलर की लाइंस आएंगी, ब्लैक, यहाँ पे कौन सी आएंगी, येलो। वेवलेंथ सेम होगी, इसमें 5896 और 5890, इसमें 5896 एंड 5890। तो स्पेक्ट्रम को तो हमने पढ़ लिया है, अब स्टडी करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का केस लेते हैं, जो कि बोर्स ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हेडिंग डालो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया बोर्स ने। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखो जो अभी तक हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, वो था आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, ताकि आप समझ पाओ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इस पे आ जाता है। तो देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। सबसे पहले आपको ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि आप समझ पाए। ये होता है लाइमन, ये होता है बाल्मर, ये होता है पास्चन, नेक्स्ट होता है ब्रैकेट, नेक्स्ट इज पीफंड, लास्ट इज हम्फ्रे। अब देखो ये स्पेक्ट्रल लाइंस आ सकती है, ये स्टेट है इनकी। इसमें क्या है, n इज इक्वल टू लिखते हैं। सबसे पहले आप इसका रीजन देख लो, कौन से रीजन में लाई करती है सारी की सारी स्पेक्ट्रल लाइंस। बाल्मर जो होती है वो होती है विजिबल, और जो बाल्मर के बाद है सारी की सारी वो इंफ्रारेड रीजन में बिलोंग करती हैं, और लाइमन जो है वो यूवी रीजन में बिलोंग करती है। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस है। सबसे पहले स्पेक्ट्रल लाइन लिखते हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्रे। इसमें देखो N1 जो होता है, N1 क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। वो होती है लाइमन की 1, बाल्मर की 2, पास्चन की 3, ब्रैकेट की 4, पीफंड की 5 और हम्फ्रे की 6। जो N2 होती है वो होती है N1 से ज़्यादा ही होगी वो हमेशा, ठीक है। और कहाँ तक हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है। अब मान लो बाल्मर है, बाल्मर सीरीज की बात हो तो कभी भी हम कहें कि बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब सेकंड में है, उसकी ग्राउंड स्टेट सेकंड है, उससे नीचे नहीं जा सकता, उससे ऊपर ही जा सकता है हमेशा।
तो इसकी n2 होगी 1 वाले की 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक। बाल्मर में क्या होगा, n1 इज 2, n2 हमेशा होगा 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही सभी में 3 है तो 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी, 5, 6, 7, 8 इन्फिनिटी। 5 वाले में क्या हुआ, 6, 7, 8, 9 इन्फिनिटी। 6 वाले में क्या हुआ, 7, 8, 9 अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से हो सकता है। अब रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला बताया जिससे कि हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। एक साइंटिस्ट था रिडबर्ग, जिसने बताया कि हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं अगर हमें पता हो कि कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में जा रहा है, किस n1 से कहाँ पे जा रहा है। तो रिडबर्ग ने फॉर्मूला दिया, इसको हम रिडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं। ये वेवलेंथ निकालने के काम आता है। उसने फॉर्मूला दिया 1/λ, जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं, इज इक्वल टू RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। क्लोज कर दिया, सेंटीमीटर इनवर्स। ये फॉर्मूला दिया रिडबर्ग ने। यहाँ पे R क्या है, R इज रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग ने कांस्टेंट दिया अपना 109,677। ये वैल्यू आप याद रखें। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, 1। N1 क्या होगा, N1 इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट जो दे रखी है। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए कि थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन में जा रहा है बाल्मर सीरीज से, तो बाल्मर सीरीज क्या होगी, उसकी ग्राउंड स्टेट। तो N1 क्या हो जाएगा, 2, और N2 क्या होगा। अब कहा कि थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन में जा रहा है बाल्मर सीरीज से। थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन मतलब N1 + 3, N1 + 3। इस केस बाल्मर के केस में क्या हो जाएगा, 2 + 3 मतलब 5। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब भी जिस सीरीज का नाम लेंगे तो वही N1 होगा, और थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन कह रखा है तो उसमें 3 प्लस कर देंगे, फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन कह रखा है तो उसमें 4 प्लस कर देंगे। तो इसको समझने के लिए चलो एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे रहने देता हूँ ताकि हम यूज कर सकें। अब क्वेश्चन आ सकता है, डिटरमाइन the wavelength of third spectral line in बाल्मर सीरीज। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है। वेवलेंथ निकालनी है थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन की बाल्मर सीरीज में। तो N1 क्या होगा, जो बाल्मर का होगा। बाल्मर का क्या होता है, 2, और N2 क्या होगा, N1 प्लस जितना पूछ रखा है। थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रखी है बाल्मर सीरीज से, मतलब N1 + 3 इज इक्वल टू 5। अब वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास ये है, 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/n1² माइनस 1/n2², सेंटीमीटर इनवर्स। 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग, R होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है 109,677। Z² Z क्या होता है, 1 हाइड्रोजन केस में, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 1/n1² मतलब 2 माइनस 1/n2² मतलब 5 का स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स। 1/λ इज इक्वल टू 109,677 1/4 माइनस 1/25 सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसको आप सोल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसको इन्वर्स करना है क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो मेन पॉइंट जो इसमें है वो ये है, जो भी सीरीज कह रखी है
जैसे बाल्मर सीरीज का रखी है वो तो हम लेंगे n1, और जो भी स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रखे है थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज मतलब वो होगा n2। तो इसको ध्यान रखें, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो एक थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ डायग्राम के थ्रू कि ये एक्चुअली हो कैसे रहा है, होता कैसे है, जैसे आपको थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज हो इसके बारे में। मैं 4 ही बना रहा हूँ। मान लो ये है लाइमन, ये है बाल्मर, ये है पास्चन, ये है ब्रैकेट। चलो 6 ही बना लेते हैं। ये है पी फंड, ये है हमफ्रे। मान लो लाइमन में है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6। अब जो लाइमन है उसमें फिक्स होता है, मान लो एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, वो पास्चन से भी यहाँ पे आ सकता है, वो ब्रैकेट से भी यहाँ पे आ सकता है। अब मान लो बहुत एक्साइटेड हो गया, इसकी फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन में गया, n1 यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। तो फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी होगी इसकी 5, तो 5 में गया, 5 से यहाँ पे आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। अब कहे लाइमन सीरीज से फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन, फिफ्थ मतलब n1 तो हो गया 1, फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन मतलब n2 इक्वल टू 1 + 5, तो 6 से यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया। अब बाल्मर सीरीज में भी इससे नीचे से ऊपर नहीं आ सकता, ऊपर से नीचे आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है और यहाँ से आ सकता है। वैसे ही नेक्स्ट में अपने से बड़े वाली में से नीचे आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, इसमें यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, और पी फंड में यहाँ से आ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आता है, स्पेक्ट्रल लाइन कैसे वर्क करती है। सो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है।